पर जा रहे हैं। जी, जी, उनका बिल्कुल। कहना है कि जो नीट की परीक्षा क्वालिफाई कर चुके हैं जो हाँ। छात्र, उनको एडमिशन दिया जाए, उनको एडमिशन नहीं दिया जा रहा है इसलिए सड़कों पर। जी, जी। देखिए, ये एक चीज़ शुरू हुई थी, नीट का एग्ज़ाम होता है पहले 3 साल के पहले 3 महीनों के अंदर, जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर ये इनका एग्ज़ाम होता है। पहले ये एग्ज़ाम समझ आती है क्योंकि कोरोना आ चुका था, इस वजह से बहुत सारी सेकंड वेव शुरू हुई थी। इस एग्ज़ाम को कर करके सितंबर के महीने में जाके लिया गया। सितंबर में महीने के होने के बाद इसका रिज़ल्ट आए 2 महीने हो चुके हैं अब। 2 महीने होने के बावजूद अभी तक इसकी काउंसलिंग नहीं हुई। अगर काउंसलिंग नहीं होगी तो ये एग्ज़ाम तो इसका कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। ये जो बच्चे हैं ये इनका पेपर क्लियर हो रखा है, ये बैठे हैं, काउंसलिंग के बाद ही ये अपने पीजी के उसमें एडमिशन लेते हैं। और ये लोग एमबीबीएस करे हुए लोग हैं, ऐसा नहीं है कि ये पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं, ये डॉक्टर्स हैं, इनकी ज़रूरत है। रेजिडेंट डॉक्टर्स का जो हड़ताल चल रहा है, ये वहीं पे जाके लोग रहते हैं और ये डॉक्टर्स भी हैं। एक तरफ देश में महामारी का चल रहा है, जिस तरह से अब कोविड-19 के बाद अब एक इसका नया वेरिएंट, नए वेरिएंट आ रहे हैं, आ गया है। ओमिक्रॉन की वजह से अब दिल्ली के अंदर भी येलो अलर्ट लगा दिया गया है। ऐसी स्थिति में जब डॉक्टर हड़ताल पर चले जाएंगे, क्या स्थिति ज़्यादा भयावह नज़र नहीं आ रही आपको? बिल्कुल, बिल्कुल, हमें तो इस बात का डर है कि ये क्या बोलते हैं, मगर हम भी लोग क्या करें, हम तो चाहते हैं कि मतलब इस तरीके से डॉक्टरों के साथ बर्ताव ना हो। अब आप देखिए कि क्या बोलते हैं, पहले ही डॉक्टरों के ऊपर इतना बड़ा बोझ था। जब से कोविड शुरू हुआ है तब से हम इतनी सारी तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से उस एक सूट में 24-24 घंटे डॉक्टर काम करते रहते हैं, क्या उनकी हालत हो जाती है, क्या पूरे हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशन की स्थिति है आज के टाइम पे। उसके बावजूद जहाँ पे सरकार का काम क्या होना चाहिए कि इस तरीके के मेडिकल इंस्टीट्यूशन का काम आसान करे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाया जाए कि डॉक्टरों से बोझा हटे। और ये बोझा हटाने का ही काम था, जो नीट से बच्चे जाते हैं ये भी फिर काम में लगते हैं, ये बोझा हटाता है। जो रेजिडेंट डॉक्टर इस टाइम पे बहुत सारा उसके बोझे के अंडर है, उसको बाहर निकालने के लिए। तो आज के टाइम पे क्या बोलते हैं, तो बहुत खतरनाक बात है कि डॉक्टर भी अपनी मांगों के लिए जब स्ट्राइक पे बैठ चुके हैं और सरकार कुछ इंटरेस्टेड ही नहीं है, उनकी रुचि ही नहीं है इनके लिए कुछ करने में। सरकार ने इनको लिए तो फूल की वर्षा भी कराई थी, थाली और ताली भी बजवाए थे, क्या ये कम था क्या? जी देखिए, अब हमें ये सवाल डॉक्टरों से ही पूछना चाहिए। हमारे लिए तो ये मजाकिया बात है कि इतने बड़े बड़े हेलीकॉप्टर में तेल खर्चा करा के पता नहीं किस किस चीज़ों पे क्या क्या खर्चा होता है हमारे देश में। और जहाँ खर्चा होना चाहिए, जहाँ थोड़ा सा पैसा अगर पहुँच जाए तो ना जाने कितना आसान हो जाए लोगों के लिए जीना कितना आसान हो जाए। उसमें ये हेलीकॉप्टर से फूल की वर्षा करा के बोलते हैं कि ये हमारा डॉक्टर के हमारे कोविड वॉरियर हैं, इनके लिए हम इनको सलाम देते हैं। सलामी पेश करने से उनका काम आसान नहीं हो रहा है। उनके लिए असली सलामी वही है जब आप उनका काम आसान करेंगे, उनकी मदद करेंगे, उनके हाथों हाथ चल के उनके साथ कोविड वॉरियर बनेंगे। ये थोड़ी ना है कि उन पे ये बोझा रहना चाहिए। जब देश के अंदर धर्म संसद लगाया जाए और किसी एक खास समुदाय के प्रति नफरत वाली बातें की जाए, जब देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली दी जाए और गोडसे की पूजा करने की बात की जाए, ऐसी स्थिति में इस देश का जो युवा है, नौजवान है, जो शिक्षा हासिल करना चाहता है, जो शिक्षा के लिए लड़ रहा है, वो इन चीज़ों को कैसे देखता है? देखिए, हम भी उस युवाओं में से एक हैं और हम आपको अपनी तरफ से बताएं, इन सारी चीज़ों को समझते हुए हम यही कहते हैं कि युवा बहुत परेशान है, हर एक छात्र बहुत परेशान है कि शिक्षा किस तरफ जा रही है। जहाँ पे वो सोचते थे कि वो खुद शिक्षित होकर समाज में कुछ ना कुछ बढ़ावा करेंगे, समाज को आगे बढ़ाएंगे, वहाँ पे वो परेशान है कि हम खुद कैसे पढ़ें। ऐसे मेंटल प्रेशर कैसे पड़ता है जब देश के अंदर इस तरह का माहौल बनाया जाता है? देखिए ना, आप खुद देखिए क्या बोलते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, LSR में एक लड़की थी ऐश्वर्या नाम की, ये पिछले साल का केस है। LSR में लड़की थी और उसके ऑनलाइन एजुकेशन के चलते हुए वो उसके घर पे ना नेट ना किसी और चीज़ की सुविधा कुछ की ना होते हुए वो लड़की इतना पढ़ना चाहती थी। जब उसके जो दोस्त हैं वो मिलते थे, वो बताते थे वो कितना पढ़ना चाहती थी। और ये सब के चलते हुए इस तरीके का मेंटल प्रेशर क्रिएट हुआ कि उसने एक चिट्ठी लिखी कि मैं अपनी परिवार को और मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, पढ़ने से ऊपर कुछ नहीं है, मगर अपने परिवार पर मैं और बोझ नहीं डाल सकती और इस वजह से मैं दुनिया छोड़ के जा रही हूँ। और ऐश्वर्या ने सुसाइड किया। ये मेंटल प्रेशर बनता है और IIT में हम देखते ही आ रहे हैं, आज ये बाकी सी जगहों पर भी पहुँच रहा है क्योंकि IIT में सीट कम होने की वजह से इतने सारे बच्चे लड़ते हैं और वो इस वजह से सबका एडमिशन होता नहीं है, सीटों पे कुछ बढ़ावा हो नहीं रहा। और आज के टाइम पे हम देख रहे हैं सोशल साइंसेज में भी LSR जैसे इंस्टीट्यूशन में भी कोई पहुंच के उसके बाद नहीं पढ़ पा रहा। जो नरसंहार की जो धमकी दी जाती है, क्या ये भी चीज़ें युवाओं के दिमाग पर प्रेशर डालता है क्या? किस चीज़ की धमकी? नरसंहार करने की, मतलब जो एक खास कम्युनिटी या मुस्लिम कम्युनिटी को जान से मारने की धमकी जो धर्म संसद से हरिद्वार से दी जा रही है। क्या ये लोगों को, जो युवा है, पीढ़ी है, क्या इससे दिमाग पर असर पड़ता है? अब आप देखिए कि दिल्ली में 2019 के टाइम पे एक CA का आंदोलन चला था जिसमें सबसे पहला जो सबसे गंदा वार हुआ था वो था जामिया के छात्रों पे।
ये देखिए वो मुसलमान थे, क्या बोलते हैं, जामिया में पढ़ते थे, पर सब भी नहीं थे, वो जामिया के छात्र थे सबसे पहले। और ऐसा माहौल बनाया गया कि छात्रों पे इस तरीके से उनके कैंपस में अंदर घुस के हमला हुआ। और वो एक ऐसी चीज़ थी जिसका असर पूरे DU के, पूरे दिल्ली के हर जगह सभी छात्रों पे हुआ है। जहाँ पे देखिए कि उसके बाद हमने देखे कि दिल्ली में एक तरीके के दंगे भी होते हैं। अब देखिए कि जिस जगह पे बच्चे पढ़ने आते हैं दूर दूर से, उनके माँ बाप की किस तरीके की मानसिक स्थिति होगी कि इसी शहर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उन पर कोई काबू नहीं हो रहा है। और वही बच्चे कैंपस के अंदर भी इसी तरीके का सांप्रदायिक ताकतें आ चुकी हैं और कैंपसों के अंदर भी इसी तरीके का माहौल बना जा रहा है। आप देखेंगे कि जो ग्रुप्स बने हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप ऑनलाइन एजुकेशन के, उसमें दिन भर दिन कुछ ना कुछ किसी तरीके के इस्लामोफोबिक, मुसलमानों के खिलाफ कुछ ना कुछ की बातें चलती रहती है और बोलते रहते हैं। देश में एक तरफ चुनावी रैलियों का दौर चला हुआ है, दूसरी तरफ छात्रों को एडमिशन लेने के लिए और यूनिवर्सिटी कॉलेज खुलवाने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। तो देश को किस दिशा की ओर ले जाएगा? अब आप खुद ही देखिए कि देश जहाँ पे जाना चाहिए था वहाँ तो बिल्कुल नहीं जा रहा है। और देश एक इस तरीके से, जब से 2014 में हम देखते हैं एक जो बदलाव होता है, एक दूसरी पार्टी आ जाती है और वो पार्टी किस लाइन पे चल रही है, उस पार्टी का क्या आइडिया है, क्या सोच है, क्या विचारधारा है उनकी, उस विचारधारा को तो देखते हुए लगता है कि देश एक ऐसी जगह जा रहा है। एक आखिरी सवाल, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्या दिक्कत है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर अगर प्रधानमंत्री कहते हैं इस देश को विश्व गुरु बनाया जाएगा, तक्षशिला नालंदा जैसे विश्वविद्यालय इस देश को फिर से देने की शुरुआत होगी। देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उस पूरी पॉलिसी को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं उसमें एक जगह भी रिजर्वेशन शब्द का मेंशन नहीं है। उस पूरी पॉलिसी में सिर्फ यही दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से जो हमारा डेवलपमेंट का आइडिया है वो एक अमरीकी आइडिया बन चुका है। ये नहीं देखा जाता कि भारत में क्या स्थिति है, भारत में क्या कंडीशन है। एक अमरीकी आइडिया पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है और अमेरिका में भी इस तरीके से, भले ही वहाँ पे हमें दिखने में अच्छा लगता होगा, मगर वहाँ भी जो एजुकेशन का सिस्टम है बहुत ख़राब किया जा रहा है। और इसी तरीके से यहाँ पे कोशिश है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा कि रिजर्वेशन ख़त्म करने की। दूसरा चीज़, कैसे क्या बोलते हैं, ये जो बच्चे हैं इनके लिए हम आगे पढ़ना मुश्किल करें, क्योंकि बच्चे जब ज़्यादा पढ़ेंगे तो वो ऐसी जॉब्स डिमांड करेंगे जहाँ पे पैसे भी उन्हें ज़्यादा चाहिए, सवाल भी करेंगे, सीखेंगे भी, सब कुछ होगा। और पर अगर इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लाने के बाद पढ़ना मुश्किल किया जाएगा आगे, कि पढ़ाई जितनी मुश्किल हो जाए उतना अच्छा, सिर्फ एक तबके के, एक वर्ग के बच्चे ही आगे जा पाए, इकोनॉमिक वर्ग के, जो अपर क्लास के लोग हैं वही लोग आगे जाके पढ़ पाएँ और बाकी सारे लोग फैक्ट्रियों में काम करें। इस पॉलिसी के अंदर स्कूलों में, स्कूल के बच्चों को भी चाइल्ड लेबर को शुरू करने का एक वो साधन है, एक तरीके से एंट्री है। इस वर्ण व्यवस्था आ जाएगी क्या? बिल्कुल आएगी। देखिए वर्ण व्यवस्था तो जैसे ही इस तरीके की चीज़ें चलेगी तो हम देखते हैं कि ऐतिहासिक रूप से किस तरीके से एक वर्ण के लोग हमेशा से आगे रहे हैं। तो जब रिजर्वेशन ख़त्म किया जाएगा तो फिर से वही लोग आगे पढ़ पाएंगे, क्योंकि माने ना माने एक तरीके का क्लास और कास्ट में एक तरीके का सामान्यता है आज के टाइम पे। और जैसे ही क्या बोलते हैं इस तरीके की नीतियाँ लागू करेंगे तो वर्ण व्यवस्था का भी वापस आना। एक समान शिक्षा की नीति नहीं है क्या ये? नहीं, बिल्कुल नहीं है एक समान शिक्षा की नीति। अगर ये एक समान शिक्षा की नीति होती तो इसमें रिजर्वेशन होता, क्योंकि रिजर्वेशन का मतलब ही है कि सारे लोगों को जो अलग अलग तबकों से आते हैं एक सामान्य स्तर पर खड़ा करना पढ़ाई के लिए। तो ये कहाँ से एक समान शिक्षा है जिसमें जो बेसिक कंसेप्ट है अफर्मेटिव एक्शन का, रिजर्वेशन का, उसी को हटाया जा रहा है। ये तो असामान्य स्थिति है। आपको लगता है शिक्षा में रिजर्वेशन की जरूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमारा समाज बराबरी पे होता। एक बंदा तो पढ़ के जाकर 98% ला रहा है, दूसरा बंदा अगर कम पढ़ रहा है वो 20% ला रहा है, उसका क्वालिफिकेशन हो रहा है, तो कहाँ तक ऐसे? शिक्षा नहीं, तो सबके लिए समान होनी चाहिए। सर देखिए कि अगर समाज बराबर होता तो शिक्षा भी बराबर होती, समाज के दूसरे खंड अगर जो जगहें हैं, स्पेस है, वो बराबर होती तो वो सारी चीज़ें भी बराबर होती। नहीं, नंबरों की बात नहीं है। अगर ये नंबरों का मामला होता ना, नंबरों का तो मामला ही नहीं होना चाहिए शिक्षा, जो आज के टाइम पे बना दिया गया है। पर इसी तरीके से अब जो चीज़ें चल रही है, 98% कोई पढ़ पाया, वो क्यों पढ़ पाया, किस एनवायरनमेंट में पढ़ा, उसके घर पे कैसी कंडीशन है, किस तरीके का माहौल है उसके घर पे, इस तरीके से वो इंसान पढ़ पाया। एक इंसान है जो एक अपने कमरे में बैठ के, टेबल है, चेयर है, बिस्तर है, एसी है, सारी चीज़ें हैं, लैपटॉप है, फ़ोन है, सारी चीज़ों की प्रावधान है। उसके अलावा जब एक बच्चा है जो अपने घर के बाहर एक झोपड़ी में रहते हुए एक लैंप के, स्ट्रीट लैंप के नीचे, जो भी ढंग से जलता नहीं उसके नीचे बैठ के पढ़ाई करता है, दिन में काम करता है, तो आप समझ रहे हैं इस वजह से रिजर्वेशन की ज़रूरत होती है अलग अलग टाइप की। नंबरों का मामला नहीं है ये। नंबर सबके अपने आप ही बराबर हो जाएंगे जब सब लोग बराबर स्तर पे आके खड़े हो जाएंगे, और वो करने के लिए रिजर्वेशन की ज़रूरत है, ये नंबरों का मामला नहीं है।